हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी ये जो वीडियो है इसका संबंध है आज जो एमपी कैबिनेट मीटिंग हुई है उससे। ठीक है, ये जो कैबिनेट मीटिंग है ये एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार हुआ। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव है और इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। तो इस वीडियो या जो कैबिनेट मीटिंग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मेन रूप से जो बातें थी वो मैं आप तो ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि किन चीज़ों पर मेन यहाँ पर बातें हुई। तो इसमें पहली बात हुई थी चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन से संबंधित एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि उज्जैन में जो रेलवे स्टेशन है वो महाकाल मंदिर तक एक रोपवे बनाने की बात हुई। तीसरा जो मैटर यहाँ पे उठाया गया वो ये था कि अनुसूचित जाति जनजाति के हॉस्टलों में स्टाफ सुधार में सुविधाएं स्टाफ सुधार जो होता है, इसमें गलत लिखा हुआ है, स्टाफ सुधार जो है उसमें सुधार करने के लिए भी कुछ नीतियां बनाई गई। 3 मंत्रियों की समिति बनाई गई है। और पीएम पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ भी आज किया गया। कहने का ये हुआ कि जो आपके पर्यटन जो एमपी में जो पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ तक एक एयरवेज के माध्यम से, और जो थोड़ा सा धार्मिक स्थल है, क्योंकि धार्मिक स्थल थोड़ा तीर्थ स्थान होते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ी वगैरह कुछ होती है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पहुँचने के लिए ये तो सेवाएं यहाँ से शुरू की गई। और उसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, जो एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये थी कि यार डीए वगैरह जो केंद्र सरकार ने 8% बढ़ा दिया है टोटल, तो कुछ डीए वगैरह की कुछ उम्मीद होगी, तो ऐसा कुछ भी आज नहीं होगा। बहरहाल यहाँ पर ये बात ज़रूर कही गई कि फंड्स की कोई कमी नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, फंड्स पर्याप्त मात्रा में है। और जो भी बजटी निवेश है, जो बजटी व्यय है, हर विभाग का एक बजट एलोकेशन होता है कि वो कितना इसमें निवेश कितना ये खर्च कर सकते हैं, तो बतौर उसका खाका तैयार करके वो अगर उसको प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद उसके हिसाब से उसमें बजट का अनुमोदन किया जाएगा और वो चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, कहने का यहाँ पर ये है कि फंड, या कह सकते हैं कि राजकोष शासन के पास है और शासन इन चीज़ों पर जो है तो खर्च भी कर रही है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं एक और वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 280 सीएम राइज स्कूल खुलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक स्कूल खुलेगा तो कम से कम आप मान के चलो कि 10 से 15 करोड़ रुपए एक स्कूल में लगेगा, जिस हिसाब की वो सुविधाएं देने की बात वहाँ पर कर रहे हैं। और अब फिर जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हॉस्टल में स्टाफ सुधार करना, कुछ स्टाफ वहाँ पे जो परमानेंट नहीं होंगे तो परमानेंट करना, अगर कम होंगे तो उसकी संख्या बढ़ाना। तो ये सब चीज़ें भी अगर होंगी तो यहाँ पे भी व्यय होना ही है। अब पद वृद्धि की जो बात है, तो जैसा कि कल जो माननीय शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने बोला कि आप जो कहें, जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं वो बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं, ऐसा उन्होंने वहाँ पर कहा था। तो अब ये चीज़ पता नहीं क्यों ऐसा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता कि ऐसा क्यों है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सीएम जो हैं, आपके सीएम साहब जो हैं, अगर वो इस चीज़ का आश्वासन दें, क्योंकि सब तो उन्हीं के हाथ में, अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि कैबिनेट के मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, तो मेन जो कैबिनेट के मुखिया होते हैं वो सीएम होते हैं। तो अगर सीएम साहब चाहेंगे तो वो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये है कि अभी के टाइम में जो शासन प्रशासन का केंद्र बिंदु है वो आपका वर्गेक ना हो करके ये सब योजनाएं हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी संख्या में जनसंख्या को या मतदाताओं को प्रेजेंट करते हैं, या मतदाताओं को वो सहूलियत प्रदान करते हैं। क्योंकि वोट लेना है तो हमें ऐसी जन सुविधाएँ, सड़क हो गया, पुल हो गया, रोपवे हो गया, वायु सेवा हो गई, हेली सेवा हो गई, जो एक मास को जो एड्रेस करे, है ना, ताकि वो चीज़ें एक योजनाएं, लोकप्रिय योजनाएं, जिससे कि सभी को लाभ हो सके।
अब रही बात वर्ग 1 में पद वृद्धि की, तो वो चीज़ें आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक इसी कैबिनेट मीटिंग में एक बात और हुई थी कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ हैं उन्होंने एक मांग रखी थी, मतलब बहुत पुरानी मांग है इनकी, अभी की मांग नहीं है। जब 7वां वेतनमान लगा था तब की मांग है ये। मेरे ख्याल 7वां वेतनमान 2014 या 18 में लगा था, 2018 में 7वां वेतनमान लगा था। उसके बाद से कोई वेतनमान अभी तक नहीं लगा है। तो इन यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी थे उनकी मांग ये थी कि इनका जो पेंशन था वो 6ठे वेतनमान के हिसाब से दिया जाता था। इन्होंने ये बात 18 में जब 7वां वेतनमान लग गया तब से ये डिमांड कर रहे थे। 18 से आप समझ लो आज 24 है, तो लगभग 6 साल हो चुका है। तो वो मांग उनकी ये थी कि उनकी जो पेंशन है उसको 7वें वेतनमान के हिसाब से किया जाए। तो आप समझ सकते हो कि यूनिवर्सिटी का स्टाफ, मतलब आप समझो कि एक ज़िले में 1 या 2 कॉलेज होते हैं। एक मान लीजिए एक कोएड कॉलेज होगा, एक कन्या कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज, वो भी हर जगह नहीं होता, कुछ कुछ ज़िलों में होता है। और यूनिवर्सिटी जो होती है वो संभाग लेवल पर एक होती है। तो आप समझ सकते हो कि पूरे एमपी में गिने चुने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 12-13 संभाग होंगे। तो 12-13 संभाग, हर संभाग में एक यूनिवर्सिटी होगी। हाँ, ये है कि यूनिवर्सिटी जो होती बहुत बड़ा कैंपस होता है। आप मान के चलो कि कम से कम हज़ारों एकड़ में कैंपस होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं सबके अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके अपने अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। और यूनिवर्सिटी का खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी अलग से अपना स्टाफ होता है। तो मतलब एक पूरा एक समझ लो कि कॉलोनी जैसा होता है। एक यूनिवर्सिटी का अगर मैं कैंपस की बात करूं तो बहुत बड़ा होता है। तो अगर एक यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे, तो वो यूनिवर्सिटी भी आप ये समझ लो कि कम से कम नहीं तो एक यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो बड़े आराम से आप हिसाब लगा सकते हो, कम से कम 10,000 के आसपास स्टाफ वहाँ पर होते हैं। 10,000 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5,000 तक फिर भी होते हैं। तो ऐसे 5,000 एक यूनिवर्सिटी में, और आप समझ लो कि अगर 10 से 12 मुझे कन्फर्म मतलब नंबर नहीं पता कितने संभाग हैं, पर फिर भी आप मान के चलो कि अगर 12 संभाग भी होंगे तो 60,000 के आसपास आपके स्टाफ वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना करते हैं आपके स्कूल शिक्षा विभाग से या फिर किसी और विभाग से, तो आप समझ लो कि एक ज़िले में कम से कम 100 तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो गई, उसके बाद हाई स्कूल हो गया, फिर मिडिल स्कूल हो गया, फिर प्राइमरी स्कूल हो गया। तो एक ज़िले में कम से कम 1000 स्कूलें होती हैं, और हर स्कूल में आप 4-4, 5-5 स्टाफ लगा लोगे तो हर ज़िले में कम से कम 10,000 स्टाफ होते हैं। मतलब स्कूल डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और डिपार्टमेंट को मैं छोड़ रहा हूँ। तो अब 50 ज़िले हैं, 52-53 ज़िले जो भी हैं, उनसे आप तुलना करोगे तो कितना बड़ी संख्या हो जाती है। फिर भी डीए वाली बात पे अभी सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया। हो सकता है कि वो आगे की कार्यवाही मिले, क्योंकि जब केंद्र में डीए मिला है तो राज्य सरकार को डीए देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ थे, जिन्होंने 6ठे वेतनमान से 7वें वेतनमान में शिफ्ट होने के लिए बहुत पुरानी उनकी डिमांड थी, उसको आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो अब आप समझ सकते हो कि वो वोट बैंक का मैटर ना रहा होगा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी वो चीज़ें उनकी मतलब जेन्युइन रीजंस थे, जायज़ मांगे थी, इसलिए उसको माना गया। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से आपका वर्ग 1 की पदवृद्धि की भी मांग है। अब शिक्षा मंत्री महोदय हैं, वो जितना बता सकते थे उन्होंने बताया, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी पदवृद्धि की जो मांग है वो सीएम मोहन यादव जी के रास्ते से होकर ही जाएगी। अब वो कितना वो उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं वो उनके ऊपर है, और अभी नहीं तो कभी ना कभी तो उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैटर रोज़गार का होता तो भी समझ में आता। आपको अच्छे से पता है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी अपडेट्स आ रही हैं, वो सिर्फ अपडेट्स आ रही है किसकी, वर्ग 2 के चयन परीक्षा की, और वर्ग 3 की पात्रता जिसकी संभावना बताई जा रही है। जो भी आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पर सिर्फ यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ग 2 का तो चयन होना ही है। अगस्त में उसकी डेट आई, भले उसका भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये था कि वर्ग 2 का होना है। 3 के बारे में कोई अपडेट्स नहीं थी। 3 के बारे में ये था कि अभी 1 साल पहले ही इसकी भर्ती कंप्लीट हुई है, तो अब उसमें ये है कि अब नई पात्रता परीक्षा होनी है।
तो अब इसकी पात्रता परीक्षा वर्ग 3 वाली मेरे ख्याल से 22 में हुई थी, अभी 24 चल रहा है और अभी वर्ग 2 का होगा उसके बाद। तो आप ये लगा लो बड़े आराम से कि अगर, हालांकि ये जो वैकेंसी है 2018 की ही वैकेंसी थी 3 वाली भी, फिर उसको 20 में फिर से शायद फॉर्म ओपन किया गया था, परीक्षा उसकी 22 में ली गई थी। तो अगर 20 से भी हम मान के चलें तो 24 और ये मान के चलो अब कि 25 तक में उसकी वैकेंसी आएगी, तो फिर 5 साल का समय वर्ग 3 में लग जाएगा। वर्ग 2 में भी आप मान के चलो कि 5 साल का समय, 5 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो वर्ग 1 का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि हाल फिलहाल में कोई भर्ती होने वाली है। उसका रीज़न साफ साफ है क्योंकि अभी उसका रिजल्ट आया है। तो ये सब प्रोसेस होगा, अभी आपका काउंसलिंग होगी, मई जून में उसकी काउंसलिंग होगी। तो ये है कि आप अगर सतत प्रयास करते रहोगे, अपने काम को शालीनता से, शांतिपूर्ण तरीके से आप करते रहेंगे, तो निश्चित कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। ऐसा नहीं है कि जब मैं बता रहा हूँ ना कि जब यूनिवर्सिटी के स्टाफ को 7वें वेतनमान से 6ठे वेतनमान से 7वां वेतनमान मिल गया, उनकी क्या ही संख्या रही होगी, है ना, फिर भी उनको मिला क्योंकि उनकी मांग मतलब जेन्युइन थी। उसी तरह से आपकी भी संख्या जो भी है, आपका भी जब आप भी जब स्पॉटलाइट में आएंगे तो आपकी भी बात मानी जाएगी, लेकिन आपको स्पॉटलाइट के आसपास इधर उधर कहीं ना कहीं पे बने रहना होगा, तभी वो चीज़ें संभव हो पाएंगी। और यही है, बाकी सरकार का काम है वो एक प्रोसेस के तहत होता है। अब आप सोच लो कि 7वां वेतनमान 2018 में लगा, उसकी जो डिमांड स्टाफ ने की होगी, मान लीजिए 18 में लगा, डिमांड बनते 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 2020 उसमें कायदे की डिमांड होना शुरू हुई होगी। तो उसके बाद एक चुनाव भी निकल गया, अब लोकसभा चुनाव आया, तब जाके उस चीज़ को प्रोसेस किया गया, तो उसमें समय लगा, है ना। अब उनको बाकायदा एरियर्स मिलेगा, जो भी 6 साल या जो भी वहाँ पे 6 साल का जो उनको नुकसान हुआ, सब एरियर्स शासन उनको देगी, वो भी उसमें भी प्रोसेस होगा। अभी तो हालांकि घोषणा हुई है, अब इसमें कितना समय लगता है वो देखने की बात होगी। उसी तरह से आपका वर्ग 1 वाला मैटर भी है। अभी आपको आश्वासन मिल रहे हैं क्योंकि अभी स्पॉटलाइट आप नहीं है, अभी सिर्फ ये देखा जा रहा है कि रिज़ल्ट आ गया है, थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया, अभी तो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये स्पॉटलाइट का मैटर बनेगा। जब तक आप उसमें मतलब उसमें आप अपडेट रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे, तो उसमें एक दिन आप स्पॉटलाइट में भी आएंगे और आपके लेकर भी वहाँ पर चीज़ें होंगी, पद वृद्धि की भी बात वहाँ पर कही जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जब तक आपका ये चुनाव वगैरह निपट नहीं जाता तब तक तो मतलब अभी फ़िलहाल में तो अभी ये है कि आप प्रयास करें, उसको छोड़े नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्ट मना नहीं कर रहा। अगर शिक्षा मंत्री साहब ने भी ये कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता, हम आपकी मदद भी करना चाहते हैं, मदद करने की पूरा हमारी इच्छा भी है, ये भी कहना बहुत बड़ी बात होती है। वो डायरेक्ट भी मना कर सकते थे, वो कह सकते थे कि नहीं अब तो मतलब हो चुका, अब कहाँ से कुछ हो पाएगा, वो ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सच में उनके हाथ में, अब पता नहीं, अब चाहे तो अनुमोदन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो क्योंकि मामला वित्तीय है ना, अगर पद वृद्धि होनी होगी तो सीधी सी बात है कि वो पद बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये बात सही है कि उनके हाथ में इतना है कि पद वृद्धि करा सकते हैं, लेकिन जब ऊपर से जहाँ से ट्रेजरी है, जहाँ से पैसा फंड रिलीज होना है, वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। इसलिए वो शायद ऐसा कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर सीएम साहब चाहेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो बस ये है कि आपको प्रयासरत रहना है, पीछे नहीं हटना। मैंने ये आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल इसीलिए दिया कि वो डिमांड कितनी पुरानी थी, कितने कम लोग थे। 60,000 भी मैं बहुत ज़्यादा ही बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है क्योंकि उसमें भी हो सकता है वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, जिनका से मतलब पेंशन वाला मैटर फंसा रहा हो, तो उनकी संख्या तो और भी कम होगी। आप मान के चलिए कि 10-15 हज़ार ही होगी। लेकिन आप लोग तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे मार्क्स आप लाए हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, रुकना नहीं है आपको। अगर आप रुक जाएंगे तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही था अपडेट। मैंने सोचा आप सभी को मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, इसलिए निराश नहीं होना है, अपने काम को करना है और वेट एंड वॉच, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।